अब अगला और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब तुम सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा ये क्या आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुमने इस बात पर गौर नहीं करा। मैं बार बार बोल रहा था कि जो बोर का मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमने इस बात पर गौर नहीं करा कि बोर का मॉडल तीन चार आधे पेज पर ही खत्म हो गया होगा, है ना। इतना कम लिखवाया और इतना कम पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बोर का मॉडल अब कैसे अप्लाई करना है वो तो अब आएगा। तुम्हें याद हो गई बात, मैंने बताया था जो बोर का मॉडल है उसने अपने मॉडल के अंदर ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन के, वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। चलो ठीक है, हमने ये बात मान ली, घूमते हैं। उसने दूसरी बात ये बोली थी, घूमेंगे अपनी ही एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, ना तो वो दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे ना ही वो अपनी ऑर्बिट बदलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बोला था ना। तीसरी बात, ना ही वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेंगे, रेडिएट रेडिएट भी नहीं करा था उसने, इस बात के लिए भी मना कर दिया था। अब वो टॉपिक आएगा, मुद्दा ये है कि जो उसने चार शेल हमें दी हैं, KLMN, ये जो चार शेल दिए, क्वेश्चन ये है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, इसकी भी तो लिमिट है भाई। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है, तुम्हें ये बात याद होगी, मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया था एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है ना, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही होता है जितना कि उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब मुझे बताओ सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, 11। एक बात और इंपॉर्टेंट लिखो, लिखना नहीं है अभी, मैं सब लिखवा दूंगा, अभी केवल समझो। एटॉमिक नंबर 11 है ना, एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। और एक बात और, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई होगी, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन और बनती है, जितने प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन प्लस 11, है ना भाई, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, +11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -11, भाई इसी चीज को जब इलेक्ट्रॉन में लिखूंगा तो नेगेटिव साइन तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना, तो नेगेटिव साइन लगा दिए। तो देखो, प्लस का 11 और माइनस का 11 कट जाएगा, और मैंने बताया था हर एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। बताओ न्यूट्रल है ना, जीरो का मतलब नो चार्ज, और नो चार्ज का मतलब न्यूट्रल। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलो वापिस आ जाते हैं इस टॉपिक पर। तो मैंने बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसमें रखे जाएंगे, तो जैसा भी मैंने एक एग्जांपल दिया सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब तुम्हें बात याद हो गई होगी कि यही क्या होंगे उसके प्रोटॉन और यही क्या होंगे उसके इलेक्ट्रॉन। अभी अभी मैंने बताया था, किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, और उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, है ना। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखना ये 11 इलेक्ट्रॉन इन शेल में घूमेंगे। सोडियम के लिए भी तो चार शेल बनी हुई है, इन शेल्स के अंदर घूमेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन। मैंने यही तो बताया था बोर मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में घूमते रहते हैं, अपनी अपनी शेल्स में घूमते रहते हैं। अब देखना ये कि 11 इलेक्ट्रॉन इन चार शेल में कैसे घूमेंगे। क्या 11 के 11 इस शेल में घूमेंगे, क्या 11 के 11 इसमें घूमेंगे, या 5 इसमें घूमेंगे, 6 इसमें घूमेंगे। क्वेश्चन है ना कि कैसे करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना,
किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का इन शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बांटोगे, किस शेल में कितने रखे, किस शेल में कितने रखे, ऐसे नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं रख सकते तुम, इसका एक रूल है, ठीक है, एक तरीका है इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक रूल होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं सल्फर, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है। भाई एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब इतने ही उसके अंदर क्या रहे होंगे? प्रोटॉन, और इतने ही उसके अंदर क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन कि यार इन 16 को इसमें कैसे बांटा जाए, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स का इन शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, तो तुम्हें उस सल्फर का क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। वो क्या देता है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या याद होना चाहिए तुम्हें? एटॉमिक नंबर। अब मैं बताता हूं कि कैसे बांटते हैं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का बनाना बहुत इजी होता है। अब देखते हैं कैसे। जो मैं रूल बताऊंगा उसके बेस पर ही काम करना, हालांकि वो रूल जो है 11th क्लास में बदल जाता है, सुविधा के लिए तुम्हें 9th के लिए और थोड़ा बहुत 10th क्लास तक के लिए वो रूल बना रखा है, ठीक है। 11th क्लास के बाद वो रूल बदल जाता है, ठीक है। मैं इसका रियल बता देता हूँ। तुम्हें मालूम है ना, ये पहली शैल होती है 1, ये दूसरी शैल होती है 2, ये तीसरी शैल होती है 3, ये चौथी शैल होती है। और मैंने भी बताया था ये 4 शैल काफी नहीं है, इसके अलावा भी कई शैल होती हैं, इनकी सब शेल्स भी होती हैं, इनकी सब ऑर्बिटल्स भी होती हैं, ठीक है। खैर इतना मुद्दा नहीं है, वो तो काफी हाई बातें हैं 11th क्लास की, ठीक है। अभी तो हम सिंपल काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसी पर काम करते हैं 11 पर, जो मैंने सबसे पहले लिखा था। मैंने बताया था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसमें बांटना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा तुम कितने रख सकते हो? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख। तो 2 ही क्यों रखते हैं? ऐसा क्वेश्चन अराइज करने का कोई फायदा नहीं है 9th क्लास के लेवल के हिसाब से, खामे का मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा नहीं, है ना। तो वो हाई ऑर्डर की बातें 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट है कि ऐसे ही क्यों रख रहे हैं, वो पता चल जाता है बाद में। फिलहाल ये बात ध्यान रखो कि पहली शेल में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बाकी की जितनी भी शेल्स बची है ना, सबके अंदर, हर एक शेल के अंदर तुम कितने रख सकते हो? 8। कितने रख सकते हो? 8। कितने रख सकते हो? 8। बात समझ में आ गई होगी। पहली शेल में तुम कितने रख सकते हो? 2। दूसरी शेल में कितने रख सकते हो? 8। तीसरी शेल में तुम कितने रख सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट शेल में कितने रख सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब देखो हम सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे। तुम कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना तो काफी आसान है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता कितना है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। अब देखो 11 में से मुझे बताओ 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 11। 11 में से 2 तो रख दिए इधर, कितने रह गए? 11 में से तुमने 2 तो रख दिए भाई, कौन सी शेल के अंदर रख दिए? पहली शेल के अंदर, क्योंकि पहली शेल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं ना, बस 2 से ऊपर अगर रख दिए तो तुम्हारा रूल खराब हो जाएगा, इसलिए हम 2 से ऊपर नहीं रख सकते। 2 से ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी के शेल की कितनी होती है? 2। वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकती है, बस इससे ज्यादा वो कैप्चर नहीं कर पाएगी। अब मुझे बताओ 11 में से 2 तो रख दिए, अभी भी तुम्हारे पास 9 बाकी है ना। अभी भी तुम्हारे पास कितने बाकी है? 9।
ठीक है। मुझे बताओ क्या नो के नो इधर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, तो तुम 8 रखो ना, नो क्यों रख रहे हो? मुझे बताओ क्या अभी भी कुछ बचे हैं? देखो, 2, 8, 10 तो रख दिए, टोटल हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? 10। कितने रह गए भाई? कितने थे? 11। 10 तो बांट दिए, एक बचा हुआ है ना, उसे क्या जेब में डालोगे? फिर रखो इधर। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। बात क्लियर हो गई? अब और देखो, ये तो मैंने करा दिया, इसको हटा देते हैं। फिर सल्फर बाकी है ना, ये जो मैंने लिख रखा है, ये किसका लिख रखा है? सल्फर का। तो देखते हैं कि सल्फर का कैसे। फिर से देखो, सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16। सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16। मुझे बताओ ये क्या वीआईपी है जो पहली शेल में ही ज्यादा रखवा लेगा? नहीं, कोई वीआईपी नहीं है। पहली शेल के अंदर 2 रखे जाते हैं तो 2 ही रखे जाएंगे। तो बताओ, पहली शेल के अंदर तो 2 रख दिए, बताओ 16 में से 2 तो रख दिए। भाई पहली शेल के अंदर 16 में से मैंने 2 तो रख दिए, 16 में से 2 रख दिए, कितने रह गए अभी भी मेरे पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचे हुए हैं ना। अभी भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? 14। 14 है मेरे पास। मुझे बताओ क्या 14 के 14 में शेल के अंदर रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8। अगली वाली की कितनी है? 8। उससे अगली की कितनी है? 8, है ना। तो दूसरी शेल के अंदर भी हम कितने रख सकते हैं? 8। मुझे बताओ कितने आ गए? 8 और 2 10। 10 आ गए ना भाई, 8 और 2 आ गए हमारे पास 10। ठीक है, कितने और बाकी हैं? 6 बाकी है ना। और मुझे बताओ मैं एम में 6 रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं भाई। जब 6 रख सकते हो तो रख दो। बताओ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नहीं हो गया? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। ये क्या कहलाएगा? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 6। और देखते हैं, कोई बड़ा सा ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन है भाई। क्लोरीन देखो, बहुत आसान है बनाना। तुम कहोगे भाई ये तो बच्चों का खेल निकला। 17। हाँ, एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होने चाहिए। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो तुम ये कैसे बनाओगे? ठीक है, तो ध्यान रखना, टेबल तुम्हें दे रखी है एनसीईआरटी बुक, अगर तुम लाए हो तो खोल के उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल निकालना, और शुरू के 20 लिखे हुए। तो 9th क्लास के लेवल के हिसाब से इतने ही काफी है, शुरू के 20 ही देख लोगे वो भी बहुत बड़ी बात है, इससे ऊपर के नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू के 20 को ही पढ़ लेना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप बनाना सीखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत याद करना, केवल क्या याद करना? उनके एटॉमिक नंबर। अब देखो, फिर से बोर्ड पे देखो, क्लोरीन का 17 है, 17 को बांटना है। देखो भाई, 2 तो इधर आ गए, 17 में से 2 तो इधर आ गए, कितने बचे? 15 ना। क्या 15 के 15 में इधर रख सकता हूं? नहीं, इधर नहीं रख सकते। कितने रख सकता हूं? 8। देखो बोर्ड पे, 8 और 2, 10 तो आ गए भाई। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17 थे। 10 तो आ गए, 7 बचे हुए ना, 7 इधर रख दिए। क्या अभी भी कोई बचा हुआ है? नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हें करना आ गया होगा मेरे हिसाब से, और नहीं आया तो अभी तो बहुत सारे एलिमेंट बाकी है, अभी मैं और बनवाऊंगा तब आ जाएगा। खैर, अब असली मुद्दे पर आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन ये कि हम बना क्यों रहे हैं, तो ठीक है चलो बना क्यों रहे, क्वेश्चन हमें बोलेगा इसलिए बना देंगे, लेकिन इसके बेस पर एक चीज और निकलती है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 3 में एक वर्ड आया था, वैलेंसी। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? वैलेंसी की। और मैंने ये बात वहां पर भी बताई थी कि वैलेंसी कैसे निकलती है, वो मैं तुम्हें चैप्टर 4 में सिखाऊंगा। तो बारी आ गई है चैप्टर 4 के अंदर वैलेंसी की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें बनाना आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर कोई सीख लेता है। ठीक है, तुम सोचोगे इस शेल के अंदर तो आ नहीं रहा बार बार, है ना। तो ध्यान रखना, इस शेल के अंदर तब आता है जब एटॉमिक नंबर ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि तुम्हारा 35, 32, 27 इस तरह से, है ना। तो ये शेल ज्यादातर 9th क्लास में खाली रहती है, एक आध में भरी हुई हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर भरा हुआ नहीं है कुछ, है ना। लिखने से क्या फायदा, क्योंकि उधर इतना स्पेस नहीं है ना वैलेंसी के लिए, इसलिए मैंने हटा दिया। ऐसा नहीं है कि वैलेंसी बनाने के लिए उसको हटाना पड़ता है, वो बस मैंने इसलिए हटाया क्योंकि इधर मुझे वैलेंसी लिखनी है और स्पेस मेरे पास है नहीं बोर्ड पे। ठीक है, कैमरे में आ नहीं पाएगा नहीं तो फिर, तो मैं वैलेंसी का एक कॉलम बना रहा हूँ, पहले समझना फिर देखना। अभी तो खैर नोट वगैरह कुछ करना ही नहीं है, है ना, नोट में सब करा दूंगा।
देखो मुझे बताओ, ये तुम्हारा सोडियम था, ये 2 8 10 और 6 16, ये तुम्हारा सल्फर था, और ये तुम्हारा क्लोरीन था, है ना, कोई डाउट नहीं। ये तीन मैंने बनाए थे, तीनों की वैलेंसी भी निकाल। ध्यान रखो, जो लास्ट शेल होती है ना, लास्ट शेल, किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल, ठीक है, लास्ट शेल को बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, सिंपल भाषा में ध्यान रखो, लास्ट शेल क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल। तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर से सुनो, किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी। मेरी बात को ध्यान से समझो, किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी। अब देखो मुझे बताओ, सोडियम की लास्ट शेल कौन सी है, एम ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पर खत्म होगा, एम पर खत्म हो गया ना, ठीक है। लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 या 10, एक है ना, एक इसकी हो गई वैलेंसी। आगे देखो, सल्फर की लास्ट शेल क्या है, देखो सल्फर की भी जो लास्ट शेल है वो एम ही है। ये तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि तीनों की लास्ट शेल एम ही आ रही है, कुछ भी हो सकती है, किसी किसी की लास्ट शेल एल पे खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं तुम्हें हाइड्रोजन की बात करूं, मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और 1 है इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और मैंने बताया था एटॉमिक नंबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जब ले दे के है ही एक, तो कहां पर आएगा, यहीं पर ही तो आएगा बस। इसकी तो पहली शेल भी पूरी नहीं हो पाई, हाइड्रोजन की पहली शेल भी कहां पूरी हुई, बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। एक और ले लो, ऑक्सीजन, बोर्ड पे देखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 8 होता है। तो देखो जरा बोर्ड पे देखो, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो पहली शेल में कितने आ गए, 2, कितने बचे वे भाई, 8 में से 2 तो डाल दिए, 8 में से 2 तो मैंने डाल दिए, कितने रह गए, 6 रह गए ना, डाल दो इधर फिर 6। तो देखो अब अलग हो गया ना, इन तीनों की लास्ट शेल एम है, हाइड्रोजन की लास्ट शेल क्या है, के ही तो है उसकी लास्ट शेल, और ऑक्सीजन की लास्ट शेल क्या है, एल। तो ध्यान रखना लास्ट शेल अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि शुरू के 3 एलिमेंट की लास्ट शेल सेम आ रही है। खैर असली मुद्दा वही है वैलेंसी, वैलेंसी पे वापस आ जाते हैं। देखो सल्फर की लास्ट शेल थी एम, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही क्या होती है, वैलेंसी। ध्यान रखो, उसको वैलेंसी हम तभी मानते हैं, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसको वैलेंसी तभी मानते हैं जब वो वैल्यू 4 से कम होगी, या तो 4 से कम होगी या 4 ही होगी, ठीक है। लास्ट शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या 4 तक है तो ही वो वैलेंसी है, वरना वो वैलेंसी नहीं है। क्या 6 वैलेंसी है, नहीं 6 वैलेंसी नहीं हो सकती। क्या मैं इसको वैलेंसी बोलूंगा, अगली वाली को, इसको भी वैलेंसी नहीं बोल सकते। इधर आ जाते हैं जरा, हाइड्रोजन में लास्ट शेल क्या थी, के, और के में क्या आ रहा है, 1, क्या ये वैलेंसी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ले लो इसकी वैलेंसी तो आ गई। अभी मैं आऊंगा इन दो पर। ऑक्सीजन, इसकी लास्ट शेल कौन सी है, ऑक्सीजन की एल, एल की एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। क्या मैं इसको वैलेंसी ले सकता हूं, नहीं इसको नहीं ले सकता। अब देखना ये, चलो ठीक है 4 तक की वैल्यू आती तो मैं वैलेंसी ले लेता। देखो अगर इन दो की जगह पे लिखा होता ना, ये इसमें 3 लिखा हुआ होता, इसमें 4 लिखा हुआ होता, मैं तुमसे तुरंत कह देता ये रही वैलेंसी, ये रही वैलेंसी, समझ गए होंगे। 4 तक की वैल्यू आएगी तो वो वैलेंसी है, 4 से ऊपर आते ही वो वैलेंसी नहीं मानी जाएगी। जैसी वैल्यू 4 से ऊपर आएगी उसको हम वैलेंसी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखना ये, अगर वो वैलेंसी नहीं है तो अब कैसे निकलेगी वैलेंसी, पहले बना लेता हूं 6 और 7, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी 4 से ऊपर की वैल्यू आए करे ना, जैसे कि 6 आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि क्या आया हुआ है 6, उसको 8 में से माइनस कर दो,
कितने में से माइनस कर दो? 8 में से। बताओ 8 में से 6 गए, कितनी वैलेंसी आ गई? 2। 8 में से 7 गए, कितनी वैलेंसी आ गई? 1। लास्ट वाला देखो, 8 में से 6 गए, कितनी वैलेंसी आ गई? 2। क्लियर हो गया ना? तो कुल मिलाकर इस बात का ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है तो ही वो वैलेंसी है। अगर 4 से एक भी ज्यादा हो गया, सपोज 5 हो गया, तो वो वैलेंसी नहीं मानी जाएगी, हम उसको वैलेंसी नहीं मानेंगे। ठीक, अब उसके अंदर लिखना नंबर 1 पॉइंट सल्फर। एग्जाम्पल जो मैंने समझाए थे ना, बस उन्हीं को नोट करवाना है। तो पहले लिखो सल्फर, यहाँ पर लिखना इसका एटॉमिक नंबर। बताओ सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखना थोड़ी देर के लिए, इस तरह से बनाना KLMN। मुझे बताओ पहली शेल के अंदर मैं कितने रख सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 2 से ऊपर नहीं रख सकते। मुझे बताओ 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमने यहाँ पर रख दिए, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमने यहाँ पर रख दिए, कितने रह गए? 14 ना? क्या 14 के 14 इसमें रख सकते हो? नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कितने रखे जा सकते हैं? 8। मुझे बताओ 2 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए टोटल। अभी भी कितने बाकी हैं? 6 बाकी है ना? 6 इधर आएंगे। हाँ, वैलेंसी के लिए एक कॉलम और बना देना। मुझे बताओ वैलेंसी कितनी आएगी? अब बोर्ड पे देखकर बताओ। लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाती है वैलेंसी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लास्ट शेल होती है ना, उस लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी। लेकिन क्या 6 को वैलेंसी ले सकते हैं? नहीं, मैंने बताया था 1 2 3 4, इससे ऊपर वैलेंसी नहीं होती, तो 6 कभी नहीं हो सकती। और जब इससे ज्यादा आया करे, मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो ये वैलेंसी नहीं होती। वैलेंसी निकालने के लिए कितने में से माइनस कर देते हैं? 8 में से। 8 के अंदर से ये 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, वैलेंसी कितनी आ गई? 2। 8 में से 6 माइनस हो गए 2। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लिखो। अब कॉपी करते हुए चलना है, इसको बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करना। अगला एग्जांपल लिखो सोडियम। सिर्फ एग्जांपल ही लिखवाने हैं मुझे, कोई थ्योरी का पार्ट नहीं लिखवाना, सिर्फ एग्जांपल नोट करवाने हैं। हाँ, सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर लिखो, बिल्कुल इसी तरह से नोट करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। हाँ, तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी तुम्हारे लिए शेल का डिवीजन है KLMN। तो डिवाइड कर देते हैं। मुझे बताओ सोडियम में 11 थे, 2 तुमने यहां पर डाल दिए, कितने रह गए? 9। भाई 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहां पर डाल दिए, अभी भी कितने रह गए? 9। क्या 9 के 9 इधर लिख सकते हो? नहीं। इधर कितने डाल सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 8। तुम्हें मालूम है एल शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? सिर्फ 8। ठीक है, मुझे बताओ एक बचा हुआ है ना, बोर्ड पे देखो, 8 और 2 10, 10 तो आ गए, एक बचा हुआ है, एक इधर डाल दो। लास्ट में वैलेंसी का कॉलम बनाना मत भूलना। मुझे बताओ लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल है M, और M के अंदर कितने हैं? 1। तो 1 हमारी क्या मानी जाएगी? वैलेंसी। हमारी नहीं, मतलब सोडियम की मानी जाएगी। अगला एग्जांपल लिखना नंबर 3। तो बस एग्जांपल नोट करने इस हेडिंग के अंदर, और ये एग्जाम्पल कैसे बन रहे हैं मैंने वो सिखा दिया था तुम्हें लास्ट क्लास में, सारी बातें मैंने बता रखी हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैग्नीशियम। तो देखो मैग्नीशियम के लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैग्नीशियम के आगे, डायरेक्ट उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, और शेल का डिवीजन भी यहीं पे कर लेते हैं KLMN। और लास्ट में एक कॉलम मत बनाना भूले करो, वैलेंसी। मुझे बताओ K के अंदर कितने डाल सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तो डाल दो। बोर्ड पे देखो, अब K शेल के अंदर तुमने 2 डाल दिए, और थे कितने? 12। अभी भी कितने बचे हुए? 10 बचे हुए है ना भाई। 12 में से 2 तो इधर डाल दिए, 10 बच गए ना। 10 के इधर डाल सकते हो? नहीं, इधर सिर्फ तुम कितने डाल सकते हो? 8। अब फिर से देखो बोर्ड पे, 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, 10 तो आ गए। अभी भी 12 में से 10 आए, 2 बचे हुए ना, वो 2 डालो इधर।
अब मुझे बताओ वैलेंसी के लिए लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ दो। तो दो क्या मानी जाएगी हमारी वैलेंसी। नंबर 4 कार्बन। हाँ मैं लिखता चल रहा हूं, तुम्हें बनाना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। डिवीजन कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो। अगला लिखना, देखो सोडियम पहले ही हो गया है। अगला तुम्हें लिखना है कैल्शियम। 5वें नंबर पे लिखो कैल्शियम। एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है, डिवीजन कर दो 6। अगला मैं लिख रहा हूं 6 तुम्हारा नियोन। नियोन होता है 8, सॉरी नियोन का होता है 10। ठीक है। 7th देखो, 7th में लेना क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फिर लेना आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। फिर लेना फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, तो ये कुछ करके देखो, फिर मैं इनका रफली बताता हूं। ठीक है, देखो जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन है 6। मुझे बताओ दो तो इधर आ गए, अभी भी कितने बचे हुए? 4 डाल दो। मैंने बताया था 4 हो सकती है वैलेंसी, 1 2 3 4 हो सकती है। कुछ लोग तो 5 को भी ले लेते हैं। जब लास्ट शेल में 5 आता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो कई बार 5 को ले लिया जाता है, लेकिन 5 को ना ले तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो फिलहाल 4 को ले लो, वैलेंसी आ गई 4। अब जरा कैल्शियम पर गौर करो, बोर्ड पे देखो, 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, 10 आ गए ना, 10 अभी भी बचे हुए, फिर 8 आ गए। बताओ बोर्ड पे देखो, 8 और 8 16 और 2 18, 18 आए, अभी भी 2 बची हुई है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। देखो 20 में से 2 8 8 18 तो आ गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एन शेल में आएंगे। तो मुझे बताओ लास्ट शेल के अंदर कितने हैं? 2। तो यही क्या मानी जाएगी? वैलेंसी। तो मैंने पहले बताया था लास्ट शेल बहुत मुश्किल से कंप्लीट होती है। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट आया जिसमें लास्ट शेल में आए। ठीक है, वरना देखो अभी तक लास्ट शेल में किसी में भी नहीं आया। अब इसको देखते हैं नियोन को। बोर्ड पे देखो, 2 कितने रह गए? 8 रह गए ना, और 8 ही यहां पर आ गए। बताओ क्या 8 वैलेंसी हो सकती है? नहीं होगी ना, वैलेंसी नहीं है, 8 को नहीं ले सकते। तुम्हें मालूम है ना, 1 2 3 4 केवल इनको ही लेते हैं वैलेंसी, 4 से ऊपर आते वैलेंसी नहीं ले सकते। और अगर 4 से ऊपर आता है तो उसे कितने में से माइनस करते हैं? 8 में से। तो मुझे बताओ 8 में से 8 माइनस करोगे तो वैलेंसी कितनी निकलेगी? 0। कई बार वैलेंसी 0 भी आ जाती है। ठीक है, वैसे वैलेंसी ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसकी वैलेंसी नहीं होगी। ठीक है, 8 में से 8 गए, 0 0 कोई वैलेंसी नहीं है। अगला देखते हैं क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन, आर्गन, फॉस्फोरस ये सब बना लेना, और इनकी वैलेंसी बुक में से चेक कर लेना। बुक में इनका बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेबल के अंदर सबका बना हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन हमसे पूछता है कि किसी भी सब्सटेंस का क्या बताओ एटॉमिक नंबर। किसी भी सब्सटेंस का क्या बताओ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एक चीज पूछता है मास नंबर। 2 टॉपिक होते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा? एटॉमिक नंबर बताओ या मास नंबर बताओ। ध्यान रखना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। बोर्ड पे देखो, 16 एटॉमिक नंबर, तो 16 क्या होंगे? प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है ना? अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 ही उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन। और 11 ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है नेचुरली, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, रियल में ऐसा होता है। अब होता क्यों है उसका कोई जवाब नहीं है, इतने ही होते हैं। और मास नंबर थोड़ा अलग है। मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम।
अगर तुम्हें मास नंबर निकालना है तो मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो तुम्हें मिल जाएगा मास नंबर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले एक नोट के अंदर लिख लो। नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, ऐसे ही लिख लेना, एटॉमिक नंबर ऊपर और मास नंबर नीचे। ठीक है, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि इन दो फॉर्मूलों के बेस पर न्यूमेरिकल रहेगा। इन दो फॉर्मूलों के बेस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एक काम करो, दोनों फॉर्मूले तो तुमने लिख लिए, हाथ के हाथ पहले नोट के अंदर सेकंड पॉइंट में इनकी डेफिनेशन लिख लो। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो तुम डेफिनेशन अब खुद ही बना सकते हो। मुझे बताओ, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो लिखो इसकी डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की, लिखो it is the number of proton, it is the number of proton present in an atom, it is the number of proton present in an atom in the nucleus, present in an atom in the nucleus, it is the number of proton present in an atom in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, एटम के बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट में मैं तुम्हें मास नंबर की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो देखो, मास नंबर की डेफिनेशन तो तुम फॉर्मूले से ही बना सकते हो, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो लिखो मास नंबर की डेफिनेशन, लिखो मास नंबर के लिए, इट इज द सम ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है सम, SUM, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज द sum of number of protons and neutrons, it is the sum of number of protons and neutrons, number of protons and neutrons present in the atom, present in the atom, sum of number of protons and neutrons present in the atom। ठीक है, तो फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने। अब फॉर्मूले के बेस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं छोटे मोटे। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, मैं सीधे लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नोट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं वो भी 8 ही होता है, तुम्हें मालूम है ना। देखो बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है। क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। ठीक है, तो दो चीजें पूछी हैं, लिखो स्मॉल ए करके, फर्स्ट पार्ट लिखना, पहले ही क्वेश्चन नोट कर लो, फिर ए पार्ट लिखो। लिखो फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर। तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर वही तो होता है जितने प्रोटॉन होते हैं। तो लिख दो, एटॉमिक नंबर भी क्या माना जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या माना जाएगा? 8, क्योंकि प्रोटॉन भी कितने हैं? 8। अगर प्रोटॉन होता 11 तो एटॉमिक नंबर भी क्या होता? 11। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे मास नंबर नहीं पूछा था। हाँ, अगले क्वेश्चन में तुम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो,
अगले क्वेश्चन में लिखना, लिखो सल्फर सल्फर के अंदर जो एटॉमिक नंबर बताया है, एटॉमिक नंबर वो हमें बता रखा है 16, और बता क्या रखा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर यही होता है भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर यही तो होता है, और क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमें बता रखा है 16। ठीक है, इस बार कुछ अलग करवा लिया, लिखो ए पार्ट में उन्होंने बोला है फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। उसने हमसे बोला है प्रोटॉन्स बताओ और इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो मुझे बताओ उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन कितने निकल आए, प्रोटॉन आ गए 16, और तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकल आए 16। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है और इनको करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है, खैर अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए इस चैप्टर के, जो कि ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तुम्हें दो टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, एक तो मैंने बात करी है एटॉमिक नंबर की, और एक बात मैंने करी है मास नंबर की, है ना। ध्यान रखना, जिनका एटॉमिक नंबर होता है सेम लेकिन मास नंबर होता है डिफरेंट, अभी मैं बताऊंगा इन बातों का मतलब क्या है, पहले केवल टर्म समझो। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब जरा इधर देखो, जिनका एटॉमिक नंबर है डिफरेंट लेकिन मास नंबर है सेम, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोला जाता है उन टर्म्स को, आइसोबार्स। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ डेफिनेशन का मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। आइसोटॉप कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, आइसोटॉप कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तुम कहोगे कि भैया ये तरीका बढ़िया है। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो एलिमेंट लिखे हुए हैं 12C6 और 14C6। तुम सोच रहे होंगे ये 12 ऊपर और 6 नीचे क्यों लिखा हुआ है। देखो कैसे करते हैं, कोई सा भी एलिमेंट हो तो तुम्हें लिखना है ऊपर, जैसे कि C एक एलिमेंट है, इसके ठीक इस साइड लिखना होता है तुम्हें 12 और ठीक उसी के नीचे लिखना होता है 6। आगे की तरफ मत लिखना, पीछे की तरफ लिखते हैं। एलिमेंट आता है आगे की तरफ और ये जो नंबर है ये आते हैं पीछे की तरफ। अब ध्यान रखो, ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, तुम चाहो तो रफ में इसको लिख सकते हो, ये जो नीचे वाली चीज होती है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। नीचे वाली चीज को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाली चीज को क्या बोला जाता होगा, फिर ऊपर वाली चीज को बोला जाता है मास नंबर। बात समझ में आ रही है ना, नीचे वाली चीज को बोला जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाली चीज को बोला जाता है मास नंबर। अब जरा इन दो एग्जांपल पर फोकस करो, ये जो मैंने दिए हैं बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए। ये दो एग्जांपल मैंने दिए हैं 12C6 14C6। देखते हैं ये आइसोटॉप्स हैं या आइसोबार्स हैं। हो सकता है ये आइसोटॉप्स हो और हो सकता है ये आइसोबार्स हो, कुछ भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। मुझे बताओ ये नीचे वाला क्या होता है, अब ये भी मैंने बताया था। ये जो नीचे वाली डिजिट लिखी भी होती है ना, ये नीचे वाली डिजिट क्या होती है, एटॉमिक नंबर। अभी मैंने बताया है नीचे वाली डिजिट हमेशा क्या होती है, एटॉमिक नंबर। मुझे बताओ क्या एटॉमिक नंबर सेम है, बोर्ड पे देखो, क्या ये एटॉमिक नंबर सेम है या नहीं है। देखो ये भी एटॉमिक नंबर 6 है और ये एटॉमिक नंबर भी 6 है, और मैंने बताया था अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं, आइसोटॉप। लेकिन अभी फैसला मत करना, अभी तो एक कंडीशन सेटिस्फाई है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। देखते हैं क्या मास नंबर डिफरेंट है या नहीं।
अब इधर देखो वापस, मुझे बताओ ये जो ऊपर वाली चीज होती है, अभी मैंने बताया था ऊपर वाली चीज क्या होती है, मास नंबर। हम ऊपर वाली चीज को क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या ये डिफरेंट है, बिल्कुल है भाई। ये 12 है और वो 14 है, ये 12 है और वो 14 है, ये मास नंबर डिफरेंट है ना। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दोनों कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हुई है, आइसोटॉप्स की। तो इन दोनों एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स। अब बात क्लियर हो रही है ना, इन दो एलिमेंटों को क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल और पूछता हूं तुमसे, बोर्ड पे देखना। 35 क्लोरीन 17, 37 क्लोरीन 17, मैंने दो दे दिए फिर से। मुझे बताओ क्या ये आइसोटॉप्स के एग्जांपल है या आइसोबार्स के एग्जांपल है। बोर्ड पे देखो फिर से, नीचे ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अभी अभी मैंने बताया था, ये जो नीचे वाली डिजिट होती है ये होते हैं एटॉमिक नंबर। क्या ये सेम है या डिफरेंट है, बिल्कुल भाई सेम है। देखो 17 और 17 सेम होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज होती है ये क्या होते हैं, मास नंबर। इनको हम क्या बोलना पसंद करते हैं, मास नंबर। और ये डिफरेंट होने चाहिए। और क्या ये डिफरेंट है, बिल्कुल है। देखो 35 और 37 ये डिफरेंट है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम हुआ और मास नंबर डिफरेंट हुआ। तो दोनों प्रॉपर्टी किसकी सेटिस्फाई हो गई, आइसोटॉप्स की। क्या इनको मैं आइसोटॉप्स कहना पसंद करूंगा, बिल्कुल पसंद करने वाली क्या बात है, ये आइसोटॉप्स हैं इसलिए कहेंगे, पसंद करने से कुछ नहीं होता है। तुम आइसोबार्स पसंद करोगे तो आइसोबार्स थोड़ी ना कह सकते हैं, कहेंगे आइसोटॉप्स ही। पसंद करो या मत करो कहना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देना पसंद करता हूं मैं, फिर से देखो 16 ऑक्सीजन 8, 17 ऑक्सीजन 8, 18 ऑक्सीजन 8। मुझे बताओ ये जो तीनों मैंने एलिमेंट लिख दिए ऑक्सीजन के, तीनों एलिमेंट लिख दिए, क्या ये आइसोटॉप्स हैं, देखकर बताओ। देखो भाई बिल्कुल आइसोटॉप्स हैं। देखो तीनों के अंदर ये जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है वो कैसा है, सेम, 8 8 8। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या ऊपर मास नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल है भाई मास नंबर डिफरेंट। एक का मास नंबर क्या है 16, एक का मास नंबर क्या है 17 और एक का क्या है 18। दोनों कंडीशन किसकी चिपक गई, आइसोटॉप्स की। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। मैं फिर से कुछ और देना पसंद करूंगा, एग्जाम्पल भरपूर है मेरे पास। वैसा आइसोटॉप्स का मतलब क्लियर हो गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल देता रहूंगा मैं। तो देखो फिर से मैंने दो एग्जाम्पल दिए, 40 आर्गन 18, 40 कैल्शियम 20। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, एटॉमिक नंबर इसमें क्या है 18, ये जो नीचे वाला होता है यही तो होता है एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर क्या है 18 और वहां पर एटॉमिक नंबर क्या है 20। क्या ये सेम है, नहीं है सेम। कौन सी कंडीशन आ गई, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। बोर्ड पे देखो, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, आइसोबार्स की तरफ या आइसोटॉप्स की तरफ, आइसोबार्स की तरफ। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन होनी बाकी है, देखते हैं क्या मास नंबर सेम है या नहीं है। तो बोर्ड पे देखो, ये है मास नंबर 40 और वो है मास नंबर 40। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल है भाई। 40 और 40 सेम होता है, यानी कि दोनों कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हो गई, आइसोबार्स की। तो तुम इन दोनों को क्या कहोगे, आइसोबार्स, ना कि आइसोटॉप्स। ठीक है, तो मुझे बता, आइसोटॉप की डेफिनेशन और आइसोबार की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो इसी से बनेगी आइसोटॉप की डेफिनेशन, बोर्ड पे देखना। आइसोटॉप्स कहने का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम, लेकिन जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। डेफिनेशन बता रहा हूं, याद भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूला दिमाग में क्लियर हो गया तो डेफिनेशन इसी से बन जाएगी। ये जो मैं लॉजिक बनाया ना, इसी से तुम्हारी पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज और देखो, अब आइसोबार्स, आइसोबार कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट, लेकिन जिनका मास नंबर क्या होता है,
सेम, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम्हें अब पुट करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आइसोटॉप्स। पहले हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, देन आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स के लिए लिखो, पहले तो तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है। लिखो आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट, इसी के आगे लिखना चाहो तो इसी के आगे लिख दो आइसोटॉप्स के, और नंबर 1 पॉइंट बनाना चाहो तो नंबर 1 पॉइंट बना दो, ठीक है। अगर फर्स्ट पॉइंट बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेफिनेशन लिखो फर्स्ट पॉइंट में, आइसोटॉप्स आर द एटम्स, isotopes are the atoms of same element isotopes are the atoms of same element of same element which have same atomic number। देखो बोर्ड पे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लिखो which have same atomic number, which have same atomic number but same atomic number but different mass number, which have same atomic number but different mass number but different mass number, जिनका मास नंबर अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम। अब तुम्हें एग्जांपल लिखने, और मैंने कितने सारे एग्जांपल बताए थे, जब तो खैर तुमने नोट नहीं करे होंगे, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। तो लिखो फॉर एग्जांपल, तो ध्यान रखना एग्जांपल तुम्हें एक लाइन छोड़कर लिखनी। पहले तो लिख दो फॉर एग्जांपल, अब कैपिटल ए पॉइंट लिखो, पहला एग्जांपल मतलब कैपिटल ए। तो पहले मैं लिखवा रहा हूं तो मैं आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के, तो लिखो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के कितना आइसोटॉप्स होते हैं, 3, ठीक है। तो लिखो ये होते हैं इसके आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके नीचे लिखना 11H 2H1 और तीसरा होता है 3H1। ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं, किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और इनका पर्टिकुलर नाम भी होता है। ध्यान रखना पहले वाले आइसोटॉप को बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है पहले वाले आइसोटॉप को, प्रोटियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। दूसरे वाले आइसोटॉप को बोला जाता है ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तीसरे वाले आइसोटॉप को बोला जाता है ट्राइटियम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल T से, ठीक है। तो देखो पहले देख लेते हैं क्या ये आइसोटॉप है या नहीं, मुझे बताओ। तीनों का जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम है ना। अब ऊपर देखते हैं इन तीनों का जो मास नंबर है 1 2 3, मास नंबर डिफरेंट हो गया ना, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब इन तीनों को क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स। और इन तीनों आइसोटॉप्स के पर्टिकुलरली क्या नेम होते हैं वो मैंने लिखवा दिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप का नाम बताइए और उनके सिंबल भी बताइए। तो तुम्हें इन तीनों सिंबल को लिख देना है या फिर इनको लिख देना है HDT, ठीक है। तो लिख लेना दीज आर कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, HDT। तो तीनों का जो एटॉमिक नंबर था वो सेम था, ठीक है। इस वजह से हम इनको क्या बोलना पसंद करेंगे, आइसोटॉप्स। एक एग्जांपल और लिखो कैपिटल B बना के, अगला एग्जांपल है क्योंकि। अब लिखना आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है।
तो देखो आइसोटॉप बनाना है कार्बन का, तो मैं दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं क्योंकि दो ही होते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स, दो 12C6 एंड 14C6। फिर से बोर्ड पे देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों का मास नंबर 12 और 14 है, डिफरेंट हो गया ना। और एग्जांपल लिखो, सी लिखो, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। अब मैं क्लोरीन का लिखवा रहा हूं, तो देखो नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं। तो क्लोरीन का आइसोटॉप लिख लेना 35 क्लोरीन 17, 37 क्लोरीन 17। तो फटाफट से ये तीनों एग्जांपल नोट कर लो, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, देखो एक लास्ट एग्जांपल और लिख लो जिसको कह देना कैपिटल डी। बस एक लास्ट एग्जांपल और है, डी लिख लो, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं ऑक्सीजन के लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी कितना आइसोटॉप्स होते हैं, 3। तो आइसोटॉप्स लिख लो 3, 16 ऑक्सीजन 8, 17 ऑक्सीजन 8, 18 ऑक्सीजन 8। फिर से देखो बोर्ड पे, तीनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 8 8, एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर क्या है, 16 17 18, मास नंबर कैसा हो गया, अलग। इसका मतलब इन तीनों को हम क्या कहना पसंद करेंगे, आइसोटॉप्स, ना कि आइसोबार्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें मालूम है आइसोबार्स। तो आइसोबार एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी गड़बड़ कर दो अगला हेडिंग डाल देना आइसोबार्स, इसमें उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इसकी लिखनी है डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट में, फिर इसके कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो आइसोबार्स के लिए लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट, बोर्ड पे लिखी हुई है डिफरेंट की स्पेलिंग, एटम्स ऑफ different elements which have different atomic number, जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर कैसा होता है, सेम। which have different atomic number, which have different atomic number but same mass number, but same mass number, which have different atomic number but same mass number are called isobars, are called isobars, are called isobars। तो उनको हम क्या कहते हैं, isobars, are called isobars। ठीक है, अब इसमें भी एक लाइन छोड़कर लिखना एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एलिमेंट, इस पर अंडरलाइन कर लेना। आइसोबार्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। मैं इसका मतलब समझा देता हूं, देखो अभी हमने आइसोटॉप्स पढ़े, फॉर एग्जांपल अभी अभी जो हमने लिखा था वही ले लेते हैं, ऑक्सीजन वाला 16 ऑक्सीजन 8, 17 ऑक्सीजन 8 और 18 ऑक्सीजन 8। मुझे बताओ ये तीनों आइसोटॉप्स थे ना, अब देखो तीनों के तीनों आइसोटॉप सेम एलिमेंट के हैं ना, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एलिमेंट कैसा होता है, सेम। आइसोटॉप्स में जो एलिमेंट होता है ना वो एलिमेंट हमेशा सेम होता है, बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का कंपैरिजन ऑक्सीजन के साथ ही होगा तो ही आइसोटॉप्स होते हैं, वन आइसोटॉप्स होंगे ही नहीं। ठीक है, और आइसोबार जो होते हैं, आइसोबार हमेशा डिफरेंट एलिमेंट में होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, 40 आर्गन 18, 40 कैल्शियम 20। मुझे बताओ दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, ये एलिमेंट क्या है, आर्गन, और ये एलिमेंट क्या है, कैल्शियम। तो ध्यान रखना
आइसोबार हमेशा डिफरेंट एलिमेंट में होते हैं और आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट में होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। आइसोबार्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं और आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट में, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी देखो 3 लिखवाए थे और तीनों में क्या आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था ना, H आ रहा था तीनों में। ठीक है, तो आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट में मिलते हैं और आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट में। अब चेक कर लेते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल लिखवाया क्या ये आइसोबार है? देखो ये 18 है, 20 एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, ये 40 है वो भी 40 है, यानी कि मास नंबर सेम हो गया। ठीक है, तो जो मैंने लिखवाया ना एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल यही वाला लिखना है कैपिटल ए करके, इस वाले को नोट कर लो। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को नोट कर लो। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना क्या वो आइसोटॉप है या आइसोबार है। मुझे मालूम है तुम देखते ही बता दोगे, तो लिखो इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखो। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक करना है हमें, मतलब हमें ये पता लगाना है कि क्या वो आइसोटॉप्स हैं या आइसोबार्स हैं। तो लिखो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, which of the following are isotopes and isobars, isotopes and isobars। तो लिखो पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट पार्ट, मतलब ये हमें दे रखा है 235 यूरेनियम 92 और इसी के साथ एक और दिया है 238 यूरेनियम 92। मुझे बताओ आइसोटॉप कहोगे या आइसोबार कहोगे? बोर्ड पे देखो जरा, देखो एटॉमिक नंबर कैसा। पहली बात तो ये हुआ कि एलिमेंट सेम है या नहीं है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। आइसोटॉप चेक कर रहे हो तो एलिमेंट सेम होना चाहिए और आइसोबार चेक कर रहे हो तो एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एलिमेंट तो सेम है, यूरेनियम यूरेनियम, यू होता है कैपिटल यू। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर तो चलो सेम है, क्या मास नंबर डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है भाई। इसका मतलब इनको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप, इनको बोलेंगे आइसोटॉप। सेकंड पार्ट लिखो, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। 40 पोटेशियम 19, 40 कैल्शियम 19। ठीक है, कैल्शियम के लिए। अब मुझे बताओ इन दोनों के लिए, पहली बात तो ये है कि अगर आइसोटॉप होता तो एलिमेंट कैसा होता? सेम। ये पोटेशियम है तो वो भी क्या होना चाहिए था? पोटेशियम। ये कैल्शियम है तो ये भी क्या होना चाहिए था? कैल्शियम। तो आइसोटॉप तो भूल जाओ, जब एलिमेंट डिफरेंट हो गए ना तो आइसोटॉप की तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। अब देखते हैं आइसोबार, क्योंकि आइसोबार कहां पर अप्लाई होते हैं? जहां पर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। क्या ये एलिमेंट डिफरेंट है? बिल्कुल है। देखो ये पोटेशियम है वो कैल्शियम है, तो आइसोबार अप्लाई कर सकते हैं। अब आइसोबार को अप्लाई करते हैं। आइसोबार क्या कहता है? एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। क्या नीचे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? नहीं है, कंडीशन ही खराब हो गई। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं वो, बच्चों को ऐसा लगेगा यार ये तो आइसोबार है, बच्चों को ऐसा लगेगा यार ये तो आइसोटॉप है। ठीक है, वो कुछ नहीं होता है, जरूरी नहीं है दिया है तुम बता के रहोगे कि आइसोटॉप है आइसोबार है। कई बार वो एक आध गड़बड़ कर देगा, तो तुम्हें लिखना है ना तो ये आइसोटॉप है ना ही आइसोबार है। ठीक है, दीज आर नॉट आइसोटॉप्स एंड नॉट आइसोबार्स। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तीसरा देखते हैं 3H1 3HC2। अब जरा इस पे गौर करते हैं। ये मत सोचो कि ये HC क्या होता है, सिंपल सोचो जो भी HC हमें दिया है ना एक एलिमेंट होता है। ठीक है, खैर देखो ये है HC H
और वो है HC। बताओ क्या ये एलिमेंट सेम है? ध्यान रखना, H में और HC में बहुत फर्क होता है। ये एलिमेंट और वो एलिमेंट डिफरेंट है। और तुम्हें मालूम है जब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए तो आइसोटॉप तो भूल जाओ, क्योंकि आइसोटॉप सिर्फ किस में अप्लाई होता है? जहां पर एलिमेंट कैसे होते हैं? सेम। ठीक है, या तो दोनों H होते हैं या फिर दोनों क्या होते हैं? HC। तो हम आइसोटॉप को तो भूल गए, अब हम किसके लिए काम करके देखेंगे? आइसोबार के लिए। मुझे बताओ आइसोबार में ये जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, क्या ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है? बिल्कुल होता है। आइसोबार में एटॉमिक नंबर कैसा होता है? डिफरेंट। डिफरेंट ही होना चाहिए। क्या मास नंबर सेम होता है? बिल्कुल होता है भाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी सेम है, पूरी तरह से ये क्या माना जाएगा? आइसोबार। समझ में आ रहा है ना? फिर भी अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एलिमेंट डिफरेंट था इसलिए आइसोबार है। ठीक है, अगला एक और लास्ट बचा है मेरे पास, 16x8 18x8। हाँ, मुझे बताओ क्या ये आइसोटॉप है या आइसोबार है? पहले तो मुझे बताओ क्या ये एलिमेंट सेम है? बिल्कुल भाई, ये तो हमें नहीं पता एलिमेंट क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है? एक्स हैं, इसका मतलब सेम है। ठीक है, चलो, जब एलिमेंट सेम है तो हम किसके लिए सोचेंगे? आइसोटॉप के लिए। फैसला तुरंत मत लिया करो कि एलिमेंट सेम होते या आइसोटॉप हो गए। पहले कंडीशन चेक कर लिया करो कि वो आइसोटॉप की कंडीशन में फिट हो भी रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट सेम है तो आइसोटॉप ही होगा, हो सकता है आइसोटॉप भी ना हो। ठीक है, तो आइसोटॉप होने के चांस है। अब जरा नीचे देखते हैं, क्या एटॉमिक नंबर सेम है? बिल्कुल है। देखो 8 और 8। क्या मास नंबर डिफरेंट है? बिल्कुल। यहाँ पर मास नंबर है 16 और वहां पे मास नंबर है 18, तो ये तुम्हारा डिफरेंट है। ठीक है।